बट आपका सवाल अगर मुझे सही मायने में जवाब देना है तो एक अच्छा पार्टनर होने के लिए ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, बट शार्पनेस। लेकिन एक सवाल ये आता है, दुबई क्यों फिर? प्रॉपर्टी का बिजनेस भारत में क्यों नहीं? बिकॉज यूएई स्पेशली दुबई टूरिज्म हब है। तो सिर्फ आर्टिस्ट के लिए तो आप जीरो से इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अगर बीइंग एक्टर मैं आपको अपना इंटरव्यू दूंगा तो कि वो लड़की का रोल तो कोई नहीं करता था। बॉय स्कूल है, पागल है, मैं लड़की का रोल प्ले करूंगा, सलवार कुर्ता पहन के एंट्री करूंगा, बिल्कुल नहीं। तो वो BMW की जर्नी रही है। 4 साल में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। वेल हाय, दिस इज आशीष और स्वागत है सर आपका। थैंक यू ये आशीष। चेहरा आप जो देख रहे हैं ये वो किरदार है सिनेमा इंडस्ट्री का जिसने बहुत सारी हिट पिक्चरें दी हैं इंडस्ट्री में। सर, पहला एक खास सवाल, एक एक्टर बनना एक चॉइस थी या मोटिवेशन था? एक्टर बनना एक सपना था। एक बचपन से अ, एक एक इच्छा थी, एक ड्रीम थी। छोटा था तो पहले एक ड्रीम था कि साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट क्यों बनना है? क्योंकि पहली बार डेथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया। साइंटिस्ट बन के ना डेथ को ख़त्म कर देना है, कि कोई लोग मरे ही नहीं, बीमारियां ना हो। 6-7 साल का था तब। लेकिन आई थिंक जब मैंने थिएटर करना शुरू किया, स्कूल के प्लेस करना शुरू किए, कंपेरेटिव थिएटर्स में अवार्ड्स मिलना शुरू हुए, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन के कंपटीशन में उतरा और आई थिंक टॉप 1% में स्कोर किया वर्ल्ड वाइड स्पीच एंड ड्रामा में। तो फिर उसके बाद ऐसे लगना, नहीं नहीं एक्टर बनना है। 11 साल का था जब मैंने डिसीजन लिया, पिताजी को कहा मुझे एक्टर बनना है। बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था और प्ले था, इंटर इंटर हाउस कंपटीशन जो होता है कि बोर्डिंग स्कूल में अलग अलग हाउसेज होते हैं। तो उसमें फाइनली प्ले लिखा भी खुद, और प्ले के अंदर क्योंकि बाकी लोग सीरियस नहीं थे, ज़्यादा शौकीन नहीं थे, एक्टर के लिए बेग करना पड़ता था, भाई ये रोल कर ले, वो रोल। और लड़की का रोल तो कोई नहीं करता था। बॉय स्कूल है, पागल है, मैं लड़की का रोल प्ले करूंगा, सलवार कुर्ता पहन के एंट्री करूंगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब तो वो तो किरदार आम हो गया है। हाँ, अब आम हो गया, अब बट आम उस हो गया। जमाने में तो बहुत डिफिकल्ट था, और वो भी बॉय स्कूल में मजाक उड़ाते थे लोग। तो उस किरदार उस टाइम में मैंने शायद 6 कैरेक्टर प्ले किए थे एक सिंगल प्ले में। एक अंकिका थी और उसमें अवार्ड भी जीते। उसके बाद पिताजी को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, अवार्ड जीता हूँ मैं, और अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। विवेक, आपको नहीं लगता अब एक्टर बनना थोड़ा मुश्किल हो गया? आई थिंक कोई भी काम मुश्किल है, और इसीलिए मुश्किल को आप जब क्रॉस करके अचीवमेंट तक पहुंचते हैं, अचीवमेंट पे पहुंचने पे ही आप एक मकाम हासिल करते हैं। वरना भारत की आबादी 150 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने अपनी पहचान बनाई है? इस हिसाब से आपकी नजर में फेलियर किसे कहते हैं? फेलियर उस इंसान को कहते हैं जो कोशिश करना बंद कर दे, जो अपने आप में विश्वास करना बंद कर दे, आत्मविश्वास खोले। क्योंकि फेलियर तभी होता है जब आपने अपना पुरुषार्थ बंद कर दिया, आपने अपनी मेहनत बंद कर दी, वो फेलियर हो गया। एक एक्टर बनना शायद चॉइस हो सकता है, मोटिवेशन हो सकता है, सपना हो सकता है। बिजनेसमैन बनना, ये दिमाग में आपके कहाँ से आया? क्योंकि मैंने आपकी जो जर्नी अभी देखी है सर, विवेक जी का जो माइंड है वो बिजनेस माइंड है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा खबरें कहती है, ऐसा लोगों की कलम लिखते समय कहती है कि आप बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ भी आप आ रहे हैं। जी उस बिल्कुल। प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए सर। हमारी बहुत प्यारी कंपनी है, B&W डेवलपमेंट्स, UAE बेस्ड है, और हम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लोगों के सपने, लोगों के एस्पिरेशंस, लोगों के गोल्स, जिसे कहते हैं कि भाई ऐसा घर होना चाहिए, या इन्वेस्टर के गोल्स जो कहता है यार ऐसी यूनिट बनानी चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे आराम से रेंटल पे चढ़ जाए। बिकॉज UAE स्पेशली दुबई टूरिज्म हब है। तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड माइंडसेट से भी आते हैं और रहने के माइंडसेट से भी आते हैं। दोनों चीज़ों का मिश्रण करके हाउ डू यू अचीव द परफेक्शन, क्योंकि परफेक्शन जब आता है तभी प्रॉफिट होगा, तभी सक्सेस मिलेगी। तो वो BMW की जर्नी रही है। 4 साल में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। एक्वा आर्क जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके मैं आपके साथ सारे इमेजेस, वीडियो सब शेयर करूँगा, जी। वो हमारा एक पहला सोलो प्रोजेक्ट है। इससे पहले हमने जॉइंट वेंचर्स वगैरह किए हैं, लेकिन अब ये B&W की छाप इस्टेब्लिश करते हुए ये पहला सोलो प्रोजेक्ट है। इसमें 450 की हमारी जो टीम है, 450 एम्प्लॉयज़ की फैमिली है, दिन रात मेहनत की है। अंकुर अग्रवाल जो मेरे पार्टनर हैं,
मेरे छोटे भाई हैं, दिल्ली के सीए रह चुके हैं, और एक बड़ी विजन और कड़ी मेहनत के साथ में दुबई आए और हमने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक पहुँचाया। आज एक्वाक हमारे लिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 24 तारीख को इसे लॉन्च किया, 24 जून को, और 29 जून आज है, और मुझे आज ही कॉल आया है कि सर 30-35% हमारी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। तो 4-5 दिन में अगर इस तरह से सेल हुई है, 500-600 करोड़ की अगर सेल हुई है, तो वो इसीलिए हुई है कि कहीं ना कहीं जो बिलीफ के साथ, कन्विक्शन के साथ, मेहनत के साथ में, परस्यूट ऑफ परफेक्शन के साथ में जो हमने अप्रोच लिया है, उसे क्लाइंट्स ने रिवॉर्ड किया है। आपको नहीं लगता बिजनेस थोड़ा रिस्क टेकिंग चीज होती है? जब आपने अभी बताया कि 2300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जी उसके ऊपर, जी। तो जब दिमाग में आइडिया आया होगा कि विवेक ओबराय जो है बिजनेस में उतरने वाला है और वो भी सीधे प्रॉपर्टी के बिजनेस में, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में लॉसेस भी बहुत होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, मीडिया में होते हैं, फिल्म में होते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी, क्योंकि पिताजी जब काफ़ी छोटा था, स्कूल में जाया करता था, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। हर समर हॉलीडे के टाइम 2-2.5 महीने का समर हॉलीडे होता था, तो हम 1 महीने की छुट्टी के लिए बाहर कहीं जाते थे। तो बाकी का जो 1.5 महीना होता था, वो शुरुआत में जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ जिस दिन, अगले दिन कोई सामान आ जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ज़माने में मुझे याद है परफ्यूम्स, अलग अलग टाइप के कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मर्चेंडाइज आ जाती थी और घर पे पड़ी रहती थी। और वो बोलते थे ठीक है, ये टोटल मर्चेंडाइज जो है वो 2000 रुपये की है, इसमें से तुम कितना उठा सकते हो। और अगर मैंने 1000 रुपये का मर्चेंडाइज उठाया, तो मुझे 1000 रुपये के ऊपर जो बेचा वो मेरा 1000 रुपये पापा को डिसिप्लिन के साथ में वापस ला के देने। 10 साल का था शायद मैं। तो बिजनेस कैलकुलेशन आप तब से ही सीख रहे हैं? तो अकाउंट रखना, चौपड़ी काली करना, पूरे के पूरे आंकड़े लिखना, कैलकुलेट करना, और बेचने गए तो साइकिल पे गए तो पैसे कितने बचे, और अगर कहीं ऑटो लेके गए तो कितने खर्चे हुए। तो ये सारी चीज़ों का एक डिसिप्लिन हर साल बढ़ता गया, हर साल बढ़ता गया, क्योंकि जब तक मैं शायद 15-16 साल का था, मुझे 4-5 साल के लिए लगातार पापा ने ये करवाया। और इससे एक बेसिक बिजनेस कैसे चलता है, और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप वही समय में जाके बच्चों के साथ में पकड़ा पकड़ी खेल लो कॉलोनी में, या जाके 2-4 यूनिट बेचा और अपने पैसे कमा के आओ। डेली का आपका टारगेट क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी डिसिप्लिन क्या है, वो सारी चीज़ें कैरेक्टर बिल्डिंग की पिताजी की वजह से हुई। और वहाँ से मैंने सीखा, और मुझे याद है जब मैं 16 साल का था, FYJC में था, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में, मैंने शायद मेरे कॉलेज को टॉप किया अकाउंट्स में, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा इजी था, डेबिट क्रेडिट सब समझ चुका था मैं तब तक। बहुत कम उम्र से ही आप अकाउंट्स के पीछे पड़े हुए थे, हाँ, तभी तो फिर आज। वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी आई, और 15 साल की उम्र से मैंने पापा से आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं लिया, कभी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर अगर मैं आपसे एक सवाल कहूँ कि विवेक अगर एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो सेल्फ बिजनेस के अलावा कोई अच्छा स्टार्टअप आइडिया लेके आए तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि BMW मेरी 30वीं कंपनी है। इससे पहले 29 कंपनियां कर चुका हूँ मैं, बिल्ड कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ, बिजनेसेस चला रहा हूँ, कुछ चल रही हैं। भारत की सबसे सक्सेसफुल एजुकेशन फी फाइनेंसिंग कंपनी फाइनेंस पियर, शुरुआत की नींव की ईंट मैंने उसमें रखी, को फाउंडर ग्रुप में। और आज ऊपर वाले की कृपा से 45 लाख बच्चे उसका लाभ उठाते हैं, और वो $450 मिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गई है, करीबन करीबन 5000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंच गई है। आई स्कॉलर जो हमारी एडटेक कंपनी है, आज 1000-1200 करोड़ की वैल्यूएशन पहुंच गई है पिछले 4 साल में। सोलिटारियो जो मेरी लैब ग्रोन ज्वेलरी कंपनी है, ओके। आज ये 7 देशों में है, 40 शहरों में है, करीबन करीबन 120 से ज़्यादा स्टोर्स हैं वर्ल्ड वाइड। ये ऑलमोस्ट $200 मिलियन की वैल्यूएशन पे इंटरनेशनली पहुंच चुकी जब है। हम दुनिया भर की बात करते हैं ना, तो मेरे मन में इस वक्त एक सवाल आ रहा है। हमारे कोर्ट पे भारत का झंडा लगा हुआ, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है आपके थैंक कोर्ट यू, पे इस वक्त। थैंक यू। लेकिन एक सवाल ये आता है, दुबई क्यों फिर? प्रॉपर्टी का बिजनेस भारत में क्यों नहीं? प्रॉपर्टी का बिजनेस भारत में किया है, हो अभी सकता भी फिर कर रहा हूँ, ये वाला इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अभी भी कर रहा हूँ, भारत में भी कर रहा हूँ। लेकिन भारत में एक दिक्कत आती है, एक लिमिटेशन है। मैं दिल्ली में अगर प्रोजेक्ट करूँ तो दिल्ली के आसपास के लोग ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुंबई में करूँ तो मुंबई के, तो एक ही पूल ऑफ इन्वेस्टर्स के पीछे 50 लोग पड़े हुए हैं, अलग अलग डेवलपर्स। ओके।
और आप compete करते हैं। जब मैंने भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग के बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स किए, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा बेचना, बिकॉज उतनी ही पूल को मैं टैप कर रहा हूँ। बाहर से बहुत कम लोग आते थे। जब आप दुबई जाते हो और आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करते हो, तो आपको रशिया से लेके अमेरिका, अमेरिका अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका, भारत से लेके इंडोनेशिया, सब जगह के इन्वेस्टर आते हैं। ओके। बिकॉज यूएई हैज क्रिएटेड अ ब्रांड ऑफ बीइंग अ सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब जो कसिनो आ रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो, दुबई में अभी तक एक्चुअली कैसीनोज थे भी नहीं, वो पहला कैसीनो है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो आ रहा है वहाँ पे जो बन रहा है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के जस्ट सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए ये वहाँ कसिनो के सामने हम 5 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक्वाक उसका पहला है। ओके। एंड बाकी जो चाह रहे हैं, कुछ एक्वाक से बड़े हैं और कुछ एक्वाक से थोड़े छोटे हैं, बट ओवरऑल इन्वेंट्री काफ़ी बड़ी है। कसिनो के आने से वहाँ पे बहुत सारे फैमिली रिसोर्ट्स आ चुके हैं, होटल्स इतने आ गए हैं कि 8,000 कमरे बन रहे हैं कीज एक छोटे से आइलैंड पे। 23 किलोमीटर्स की वाटर फ्रंट है, करीबन करीबन 12 किलोमीटर की बीचेस हैं। तो इस तरह से एक फैमिली शॉपिंग लग्जरी कसिनो वाली डेस्टिनेशन बन गई है, जहाँ पे 55 लाख से ज़्यादा लोग साल के एक्सपेक्टेड है। तो एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो इट बिकम्स अ स्मार्ट प्ले। तो आप पूछ रहे थे ना रिस्क, इसको कहते हैं डी रिस्किंग। जब आपको पता है कि लिमिटेड इन्वेंट्री है, जगह लिमिटेड है क्योंकि एक आइलैंड है, और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई डिमांड में हम हमेशा, डिमांड ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम, और वो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। तो इसीलिए हमने वहाँ किया। प्लस मुझे एक ही लोकल सिटी के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। मुझे पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं आई वांट टू पुट एन इन्वेस्टमेंट हियर, क्योंकि यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है, कोई कब्जा नहीं कर देगा, कोई परेशान नहीं करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कम्बरसम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा नहीं है, सिंपलिस्टिक है, अबव बोर्ड है, लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आई एम सेफ, मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ तो आई एम सेफ। और अगर इंटरेस्ट, अगर उनको रेंटल इनकम अच्छी आ रही है, तो वेरी हैप्पी। आज हमारी कंपनी इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गई, हम 14 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और सब स्केल के और सब लग्जरी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास ज़ीरो डेट है। मुझे ना बैंक के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना मुझे कोई डेट और लोन लेना पड़ता है। तो एज अ बिजनेस BMW इज़ आज डेट फ्री। आराम से रात की नींद आप चैन से सो सकते हो। जैसे हमने एक रिस्क टेकिंग वाली बात कही ना, आपने कहा कि यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट की जगह अगर हम वहाँ अच्छा इन्वेस्टर ढूंढे तो बिजनेस और अच्छा चल सकता है। साथ में एक और प्रॉब्लम है, दुबई में ऐसा कहा जाता है कि जो स्टाफ हायरिंग होती है, जो आप रोजगार देंगे एक तरीके से, वहाँ की कुछ 23% या 50% वहाँ के लोकल होने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? और नहीं, ये थोड़े से सजेस्ट। लॉज मिसअंडरस्टूड हैं। ओके। एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन अमीरातियों के लिए उन्होंने की है, और हमारे ऑफिस के 450 स्टाफ में शायद 200-250 जो हैं वो भारत के हैं, और बाकी जो 200 हैं वो शायद 55 या 60 अलग अलग नेशनैलिटी से काम करते हैं लोग। कुछ अफ्रीका से हैं, कुछ रशिया से हैं, कुछ यूक्रेन से हैं, कुछ यूके से हैं, कुछ यूएस से हैं, बट 250 के करीबन इंडियंस वहाँ काम करते हैं। प्लस हमारे हर प्रोजेक्ट में जब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी आती है, जो लेबर आता है, जो काम करता है, जो कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये जितने काम करते हैं, ये सब भारत के हैं। तो तो हम कहीं ना कहीं वापस अपने देश को कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं। तो रोजगार बढ़ और रहा है भी भारत का इस बिजनेस झंडा, हाँ, और भारत का झंडा भी हम वहाँ पे प्राइड के साथ लहरा रहे हैं, बिकॉज BMW हैज़ नाउ बिकम सिनोनिमस विद परफेक्शन। कि लोग बोलते हैं यार BMW है ना, कॉन्फिडेंस है, डिलीवरी देंगे, क्वालिटी देंगे, इंडियन लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ के जो रूलिंग फैमिली है, वो आपको बुला के अप्रिसिएशन देती है। अभी वहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट शेख हैं, नहान अल मुबारक उनका नाम है, टॉलरेंस मिनिस्टर हैं, जो अबू धाबी मंदिर में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई उस मंदिर के बनने में। अभी 2 महीने पहले मुझको और अंकुर अग्रवाल, मेरे पार्टनर को, दोनों को मिला बुला के अवार्ड दिया गया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो वहाँ इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, क्योंकि हम वहाँ पे जेन्यून डिलीवरी देते हैं और अच्छे काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ये इंडियंस की, मुझे लगता है भारतीय लोगों की खासियत है। आप यूके देख लो, यूएस देख लो, जितनी एनआरआई कम्युनिटी है, वो एक तरह से एक पेड़ की तरह है। जिस समाज में वो काम करते हैं उधर फल देते हैं, और जड़ें उनकी जो हैं वो भारत में हैं। दे ऑलवेज गिव बैक, दे ऑलवेज से यार मुझे अपने देश के लिए भी करना है।
और BMW के अलावा जितनी मेरी से फॉर एग्जांपल टेक कंपनियां हैं, अ लॉट ऑफ देम आर इंडिया बेस्ड। आज सॉलिटारियो है, सॉलिटारियो की वजह से मैं भारत में करीबन 600 लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ, फैक्ट्री से लेके ज्वेलरी मेकिंग से लेके स्टोर्स के अंदर जितने मेरे लोग हैं, और मैं अपनी तरह से अपने कंट्रीब्यूशन क्रिएट करता हूँ। सो यू हैव डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट पर्पसेस। रियल एस्टेट इज़ अ लॉट ईजियर। आज मैं बैंगलोर में 12 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जो काम 4 साल में मैं दुबई में कर सकता था, मुझे 8 साल से ज़्यादा लगे बैंगलोर। तो ये दैट्स अ रियलिटी। अब इसमें बुरा फील करना या अरे हाउ कैन आई से समथिंग, अपने परिवार के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ऑफ कोर्स यस। ये तो बात रही इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट की। आपने जैसे अभी अपने पार्टनर के बारे में बात बताई, तो अगर कभी मौका मिले कि किसी बॉलीवुड स्टार के साथ और एक्ट्रेस के साथ आपको पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने को, किसके साथ करना चाहेंगे? वैसे तो जो मेरा पार्टनर है, मेरा छोटा भाई अंकुर अग्रवाल, पढ़ाई लिखाई में ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम दिल्ली, है ना। लेकिन जैसे ऑफिस का टाइम ख़त्म होता है और बॉलीवुड के गाने बजते हैं ना, तो वो खुद ही एक एक्टर के रूप में बाहर डांस और निकल के आते परफॉर्म और हैं। एक्सप्रेशन करते हैं। तो सर बॉलीवुड गाने मुझे होते ही मुझे ऐसे। तो तो मुझे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मुझे इवन दो अंकुर इज नॉट फ्रॉम बॉलीवुड, मेरे लिए वो एक एक्टर बॉलीवुड पार्टनर टाइप का ही हो गया। बट आपका सवाल अगर मुझे सही मायने में जवाब देना है, तो एक अच्छा पार्टनर होने के लिए ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, बट शार्पनेस, बिजनेस की कैपेबिलिटी, ये अब मैं बहुत रिस्क उत्सुक हूँ जानने में समझना सर। और रिस्क को मिटिगेट करना, करेक्ट तरीके से नैतिकता से काम करके प्रॉफिट्स डिलीवर करना। तो ऐसे कई लोग हैं हु आर गुड बिजनेसमैन और गुड इन्वेस्टर्स, बट एक आई नाम फील बता देते सर, इतनी स्पेसिफिकेशन के बाद तो दुनिया भी जानना चाहती है कि आप किसको। शाहरुख खान। अरे क्या बात आई है। थिंक शाह भाई इज वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स बिजनेस वाइज, वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स दैट। एंड इन द इंडस्ट्री आपको फीमेल एक्ट्रेस ऐसी कौन सी लगती है जो मैंने ज़्यादा कुछ किसी बिजनेस माइंड हो थोड़ा सा? मैंने किसी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड फीमेल एक्ट्रेस के साथ या बिजनेस को लेके किसी एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं है। आई थिंक अ लॉट ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेरी वेल बट ऑफ फॉर कोर्स यस, देमसेल्व्स। एवरीवन इज इन बिजनेस। मैं अभी कुछ इंटरव्यूज कर चुका, चाहे परिणीति चोपड़ा हो या और भी बहुत सारे लोग, सब बिजनेस में आ रहे हैं, सभी एक्ट्रेस ऐसे आ रहे हैं। ज़रूर, तो कोई फीमेल यू नेम हैव टू बी एक? गुड। मेरा नहीं इंटरेक्शन नहीं हुआ है शाह नहीं भाई के साथ, मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया कई सालों पे कि इज अ वेरी एस्ट्यूट एंड शार्प इन्वेस्टर इन बिजनेस। साउंड्स ग्रेट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी सर, अगर आपको मौका मिले किसी और के लिए इन्वेस्ट करने के अच्छे स्टार्टअप में, तो ऑफकोर्स आप करेंगे ही मेरे ख्याल से। हाँ, तो मेरा खुद का फंड है, मेरा फैमिली ऑफिस तो है। बस धीरे से किसी दिन मैं अपना कोई आइडिया लेके आता हूँ। प्री रेवेन्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता। अरे सर, नो वरी सर। आइडिया और धंधे हमेशा में, कहीं ना कहीं से एक छोटा शुरुआत तो। आइडिया और धंधे में बहुत फर्क है, बहुत सफर चलना पड़ता है। जब तक एक आइडिया को हम लोग इनपुट नहीं करेंगे सर, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे बिजनेस चलेगा। बट खैर, अभी थोड़ा सा बिजनेस से हटके, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैं तो 2-4 सवाल एंटरटेनमेंट से भी लेना चाहूंगा, मिक्स करना चाहूंगा। आपकी एक मूवी आई थी काल, आज तक मेरी फेवरेट रही। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो रात भर वो मूवी शूट हुई है ना आप लोगों की, हाँ, इट्स अनरिमेम्बरेबल। मुझे लगता है आई एम जस्ट 25 इयर्स ओल्ड, मेरे अभी तक के करियर में वो बेस्ट मूवी मानता हूँ। अजय देवगन सर की एक्टिंग और आपका वो जो पूरा किरदार रहा है ना उसमें, ऐसी मूवीज अब क्यों नहीं बन रही सर? अब उस सवाल कहाँ का चला तो गया वो इमोशन, वो डर, वो फियर, वो सिनेमा में ये करना कि यार इमोशनल मूवीज बनाना और डर वाली मूवीज बनाना, अब सिर्फ सिनेमा बदल चुका है एकदम। ऐसा कब देखने को मिलेगा दोबारा आपके साथ? आई डोंट नो। आई थिंक अच्छी फिल्में तो अभी भी बन रही हैं, कुछ ऑफ अच्छी कोर्स फिल्में यस। आती हैं जो uh, दिल को छू जाती हैं, या हॉरर स्पेस में भी कुछ अच्छी फिल्में आई हैं। uh, अब क्योंकि मैंने अपना बिजनेस एस्पेक्ट सेट कर दिया है, और काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर अच्छे से बैठ गए हैं, अब आई थिंक 2025 से खुद ही कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कोई अपना प्रोडक्शन बिलीफ हो। हाउस प्लान है क्या सर? हाँ कोई प्रोडक्शन हाउस प्लान है? हाँ। बहुत कुछ इस विंटर में बहुत मजे आने वाले हो, क्योंकि बहुत कुछ निकल के आ रहा है बाहर धीरे धीरे। एक प्रोडक्शन हाउस भी आने वाला है, कोई अपकमिंग मूवी भी आ रही होगी सर? हाँ, अभी तो मस्ती 4 कर रहे हैं। तो सिर्फ आर्टिस्ट के लिए तो आप जीरो से इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अगर बीइंग एक्टर मैं आपको अपना इंटरव्यू दूंगा तो। क्या है ना, एक्टरों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, कास्टिंग काउच के एलिगेशंस आपके मीडिया वाले करते हैं। सर मैं तो कैसे मैं बताऊं? कास्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। मिलाप जवेरी का आपको नंबर दे दूंगा, आप इतने हैंडसम हो, जाके उनको ऑडिशन दे देना,
और Done, थोड़ी sir. सी बिजनेस टिप्स भी दे देना, Of course, शायद वो yes. आपको कास्ट कर लें। ऑफ कोर्स मैं क्लास 8 से ही बिजनेस में रहा हूँ पिताजी के साथ, तो माइंड हमेशा हो रहा है, लेकिन एक्टिंग करने का Fantastic. शौक रहा है। खैर सर, आपको बाइक पसंद है ज्यादा कार, किसी ज्यादा राइड करना पसंद करते हैं? क्योंकि यू गाइस आर लाइक यार बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो फैशन, छोटी सी गाड़ी वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की होती है, लेकिन क्या चलती है। तो सबसे ज्यादा शौक किसका है, कार का है या बाइक का है? आई थिंक रियली पूछो तो बाइक, बाइक। दिल से करीब बाइक है, आप बुलेट क्योंकि पे लगते भी अच्छे हैं। कॉलेज के दिनों से लेके अब तक बाइक चलाने का बहुत शौक है, लेकिन बीवी को बाइक ज़्यादा पसंद नहीं है ओह, और वाइफ बार बार कहती है इट्स वेरी कभी डेंजरस। तो तारीफ किया होगा ना सर कि बाइक चलाते समय बाल उड़ते हैं आपके, वो मजेदार। तो ले गए थे उनको राइड पे, मिडनाइट राइड पे, और किसी ने वीडियो पोस्ट कर दिया और हमें चालान वालान काटने पुलिस भी आ गई थी कि आप बिना हेलमेट के चला रहे थे। तो बाल उड़ने का शौक थोड़ा महंगा पड़ गया, नेशनल न्यूज बन गया, सॉरी भी बोलना पड़ा लोगों को, बोला ना हेलमेट पहना है ना मास्क। हालांकि रास्ते पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी वाइफ आराम से बाइक एक रात को राइड राइड करने के लिए निकले थे। इतने दिन कोविड के समय अंदर दम घुट रहा था, हमने कहा चलो एक हार्ली डेविडसन निकालते हैं अपनी, और एक छोटी सी राइड जू में गोल घूम के आया, उस पर इतना स्यापा हो गया। तो चलान कटा कि नहीं कटा? ऑफ कोर्स कटा, देख लो भाइयों, एक्टर्स का भी कटता है। चलान कटा। और मजे की बात यह है कि जब चलान कटा तो पुलिस घर आई, क्योंकि कोविड का समय था, पुलिस घर आई चलान देने के लिए, और जो पुलिस वाले थे वो बाइक पे आए और बिना हेलमेट के आए। तो ये भारत में सबसे बड़ी समस्या होगी। कल ही एक वायरल वीडियो देख रहा था कि पुलिस वाला सामने से किसी को रोक रहा था, तो वो खुद बिना हेलमेट के थे, तो ही शाउटेड अगेन कि आपका हेलमेट कहाँ है। तो ये भारत में सबसे बड़ी। हंस दिया, सॉरी कह दिया विनम्रता के साथ में, चलान भर दिया, बोला भैया सॉरी। सर आखिरी के बस 2 छोटे से सवाल, छोटा सा ही जवाब चाहिए होगा क्योंकि समय बीत रहा है बहुत जल्दी। आगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने धीरे धीरे बताई दिया, प्रोडक्शन हाउस भी अपना आने वाला है और मैं जरूर उसके कास्टिंग के लिए वो दूंगा। खैर, लेकिन अगर आपको मौका दिया जाए कि आपको 2 ऑप्शंस हैं, मूवीज करनी है या सीरीज करनी, दोनों में से क्या चूज करना? दोनों का अलग मजा है। मूवीज में एक फाइनाइट कैरेक्टर होता है कि आपने ये कहानी यहाँ से ये जर्नी कंप्लीट कर ली 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर अंतराल में, आपने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया। जब मैंने सीरीज की, इनसाइड एज किया, इंडियन पुलिस फोर्स किया, तो उसमें आपको ज़्यादा समय मिलता है, एक सीज़न मिलता है, और सीज़न के बाद में डिफ़िकल्टी ये रहती है एज एन एक्टर। जैसे इनसाइड एज की बात करें, पहला सीज़न किया, बैड गाय, सबको आपको अपना धौंस दिखा के लोगों को हेट भी कराना है, एंटागनिस्ट बन रहा है, राइट, लोगों को एंटागनाइज करना है ऑडियंस को। आप अवार्ड भी जीते, आपको खूब तारीफ मिली। अब सेकंड सीज़न स्क्रिप्ट लिख के आ गए, अब वो स्क्रिप्ट लिख के आ गए, बोले नहीं नहीं अब इस सीज़न में आप लोगों की सिंपैथी लेनी। मैंने बोला अरे यार उल्टा, अब रिवर्स, अब और चैलेंज, क्योंकि पहले आपने एक सीजन में पहले हेट कराया, अब दूसरे सीजन में आपको सिंपैथी लेनी है, और तीसरे सीजन में आपको समापन करना है। तो इट बिकम्स अ चैलेंज टू प्ले विद द सेम कैरेक्टर इन सेम सेटअप, नॉट डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट सेटअप, डिफरेंट कहानी डिफरेंट मूवी, सेम कहानी सेम सेटअप। अब उसको आपको कर करके 30 एपिसोड खींचने 3 साल में, 1-1 घंटे का एक एपिसोड या 45 मिनट का एक एपिसोड। दैट इज अ चैलेंज एज एन एक्टर। और याद रखना कि मैंने पहले सीजन में ये किया था, ये मैनरिज्म है, इस कैरेक्टर है, ये है, उसको मेंटेन करना, उसकी एवोल्यूशन करना, उसका ग्राफ चेंज करना, इट्स डिफरेंट। 3 घंटे और 30 घंटे में बहुत फर्क पड़ता है। बस एक आखिरी सवाल, आपने सेटअप की बात कही, तो जिस तरीके से कोविड के बाद बहुत वक्त बदल चुका है, विवेक ओबराय को हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कब देख रहे हैं? इनसाइड एज हुई अभी इसी साल, Next इंडियन पुलिस upcoming फोर्स project? आई, रोहित शेट्टी के साथ जो मैंने की, बहुत ब्लॉकबस्टर रही सर, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया देखने में। I enjoyed the whole experience working with Shilpa, with Rohit bhai, with Sid. बहुत मजा आया। और तो आपको लगता है खाकी OTT वर्दी ज्यादा पहन के थोड़ा मजेदार है? मजा भी आया, वो भी रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में। अमेजिंग शूट रहा होगा सर। बहुत क्योंकि मजा आया, इतनी- यहाँ दिल्ली शूट किया ना, क्या बहुत खतरनाक मूवी बनाई सर आप। दिल्ली शूट किया यहाँ, बहुत मजा आया। अब मस्ती 4 के बाद में कुछ चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, और एक चीज़ मैं अभी शूट करके आया हूँ विच आई कैन नॉट टॉक अबाउट राइट नाउ। वो फिल्म भी अभी बाहर आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। फिर उसके लिए इंटरव्यू में जरूर मिलूंगा सर मैं आपको, और उसमें और भी बचे हुए सवाल मैं पूछ ही लूंगा, और क्या अब तक मैं अगला रिज्यूम अपना लेके आऊंगा एज आर्टिस्ट। डन। डन। तो जाते जाते जैसे हर गोलगप्पे वाला गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाने के बाद आदमी पापड़ी लेता है सर, वो एक्स्ट्रा जो अपना हक बनता है, वैसे ही मैं आपसे अपना एक सवाल की जाते जाते मेल या आप 2 लाइनें कुछ कहेंगे सर? कैसा रहा इंटरव्यू आप? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। आई थिंक क्रिएटिव माइंड भी हैं, इसलिए फिल्म और मीडिया में इतनी रुचि भी है और एक पैशन भी है। तो गॉड ब्लेस यू। वेल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दोस्तों, और बने रहिएगा, बहुत सारी वीडियोस का मैं मिलते रहूंगा। नमस्कार।